अस्सलामुअलैकुम टू यू ऑल, होप दैट यू ऑल आर फाइन। ये हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम थर्ड लेक्चर में हमने आइसोमर्स की बात करी थी। एपीमर्स और एनेंटियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट है एनोमर्स, ठीक है ना। ये भी आइसोमर्स की एक टाइप है, इसको डिस्कस करना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन एनोमर्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। तो एनोमेरिक कार्बन पे ज़रा आ जाते हैं। तो हमने बोला कि द कार्बोनाइल कार्बन इन अ रिंग स्ट्रक्चर बॉन्डेड विद द रिंग ऑक्सीजन। अगर हमने ओपन स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, हमने क्लोज स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर वो उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है जो कि कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है और क्या बना रहा है, एस्टर लिंकेज बनाना है। एस्टर का मतलब ये होता है कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो एक तरफ वो कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरफ वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कहा जाता है एस्टर। तो एस्टर लिंकेज भी दिख रही हो, ठीक है ना। ऐसा कार्बोनाइल जो कि एस्टर लिंकेज में इन्वॉल्व हो, उस कार्बन को अगर वो क्लोज रिंग के अंदर मौजूद है तो उस क्लोज रिंग में उस कार्बन को जो कि एस्टर लिंकेज में इन्वॉल्व है, जो कि खुद कार्बोनाइल कार्बन है, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर था डी ग्लूकोज का, राइट। इसमें क्या हुआ कि कार्बन नंबर 1 का इंटरेक्शन हुआ कार्बन नंबर 5 से और ये स्ट्रक्चर बन गया क्लोज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया क्लोज। अब ज़रा हम इसके अंदर देखते हैं कि क्लोज स्ट्रक्चर में क्या हुआ। देखो, हमने पहले भी क्लोज स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं कि यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। जो लिंकेज हुई है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में हुआ है और बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन की लिंकेज हुई थी। तो ये ऑक्सीजन एक तरफ से कार्बोनाइल से जुड़ा था, मतलब ये देखो जब ओपन स्ट्रक्चर में था तो एक कार्बोनाइल था ना, एक कार्बोनाइल कार्बन था और एक, तो इनकी लिंकेज की वजह से कौन सी लिंकेज अकर हो गई थी, एस्टर लिंकेज, ठीक है ना, एस्टर लिंकेज, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ये कार्बोनाइल नहीं रहा, अब ये कार्बोनाइल नहीं रहा, अब इसकी 4 वैलेंसीज हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन इस कार्बन को जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ख़ुद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब यही रिएक्ट करने में मदद करेगा। इसके होने से कार्बन नंबर 1 अगर इस शक्ल में है कि उसके बाद OH है, एक तरफ H है और वो किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो इस वक्त कहते हैं कि जो मोनोसेकेराइड है वो रिड्यूसिंग है। अगर ये किसी से बाउंड हो जाएगा या इसने किसी से रिएक्ट कर लिया होगा, ठीक है ना, तो कह दिया जाएगा कि ये जो है वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग हो गया, अब इसके बाद कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी से रिएक्ट कर सके। लेकिन अगर ये खाली है, मतलब इसकी वैलेंसीज ऐसी हैं कि एक OH से, एक H से और एक तरफ कार्बन से, एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इस शक्ल में, तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग है, मतलब ये आगे फर्दर रिएक्शन दे सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस में पार्ट ले सकता है, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कि एनोमेरिक कार्बन क्या है। ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 को क्लोज रिंग के अंदर एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है। 5 के साथ बाउंड होने के लिए इसके बीच में जो लिंकिंग ब्रिज बनाया हुआ है वो ऑक्सीजन ने बनाया हुआ है, तो इस वाले कार्बन को कहेंगे, कार्बन नंबर 1 को, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। एनोमर्स डाइसोमर्स which differ with each other due to position difference among hydroxyl group present on the anomeric carbon। वाह, ठीक है। अब ज़रा इसको हम स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आता, जब हम स्ट्रक्चरली इसे देख लेंगे तो हमें डेफिनेटली डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। एनोमर्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो अल्फ़ा, एक होती है बीटा। डी ग्लूकोज तो पता है ना भाई, डी यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि OH जो हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो राइट साइड पे ज़्यादा है, ठीक है ना, ओपन रिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसे खोल देंगे अगर इस स्ट्रक्चर को, तो इसके जो OH होंगे वो राइट साइड पे ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब अल्फ़ा को और बीटा को देख लेते हैं भाई। अगर एनोमेरिक कार्बन पर जो OH है वो नीचे हो, डाउनवर्ड पोजिशन पर हो, तो अल्फ़ा, और अगर कार्बोनाइल कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर, ये एनोमेरिक कार्बन है ना, ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है, अगर इस एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे की तरफ है तो अल्फ़ा, अगर इसी एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो बीटा,
बस ये है एनोमर्स, मतलब ये दोनों डी ग्लूकोज है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ गया कि एनोमेरिक कार्बन के OH की पोजीशन में फ़र्क आ गया। OH नीचे तो अल्फ़ा, OH ऊपर तो बीटा, सिंपल, ठीक है।